हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसके ऊपर काफ़ी पीआईक्यूज भी आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर आप सीडीएस में देखिए, एनडीए में देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में देखिए, सीएपीएफ में देखिए या फिर स्टेट के पीसीएस में देखिए, जो एग्जाम होते हैं आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्टली आर्टिकल पूछे जाते हैं और इसके ऊपर अभी मैंने जो पीआईक्यू सीरीज चालू कर रखा है उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इससे रिलेटेड। तो सोचा एक कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक भी हो जाए और एक बार हमारा रिवाइज भी हो जाए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पीआईक्यू सीरीज जरूर देखें। चलिए अब आर्टिकल 1 क्या बोलते हैं, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। कहने का मतलब क्या, हमारे पास इंडिया दैट इज भारत, आज हम बोलते हैं ना, हम भारत, अपने आप को भारत कहते हैं भाई, तो हम यहीं से डिराइव कर रहे हैं उस नेम को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ओके, एंड इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस बात को आप दिमाग में रखिए, इट इज अ शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। शैल बी का मतलब होता है कि भाई कंपल्सरली इट इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। एक बात और यहां से सीखनी है हमें, क्या हमारे जो स्टेट्स हैं हमसे निकल सकते हैं क्या बाहर? क्या यूनियन से बाहर निकल सकते हैं? नो, दे आर नॉट अलाउड टू, दे आर नॉट अलाउड टू। ओके, वो स्टेट कभी भी यूनियन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं और क्या बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया दोनों का मतलब भी समझाऊंगा मैं। देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट्स यहाँ पे यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई ना, यहाँ पे वो सारे स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्ट्रेड होती है। और इन फ्यूचर एनी अदर टेरिटरी मे बी एक्वायर्ड। इन फ्यूचर अगर इंडिया को टेरिटरी एक्वायर करता है तो दैट टेरिटरी विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द वाइडर कंसेप्ट। वाइडर कंसेप्ट कौन सा है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर कंसेप्ट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब पीडीएफ में मिलेगा आपको। ओके, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर कंसेप्ट। इसका एरिया आपको बड़ा मिलेगा एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ द स्टेट के मुकाबले। ओके, क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट में हमारे पास 28 राज्य आते हैं, जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ टेरिटरी ऑफ द इंडिया की बात करता हूँ तो उसमें 28 राज्य भी आते हैं, प्लस हमारे जो 8 यूनियन टेरिटरी वो भी आती हैं, प्लस इन फ्यूचर अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं वो भी आती है। कल के दिन हमने श्रीलंका को एक्वायर कर लिया, लेट्स सपोज, या हमने पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया, कोई भी हमने पार्ट एक्वायर कर लिया तो वो हमारा पार्ट बन गया, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा पार्ट बन गया। ठीक है, चलिए वहां के लोगों को सारे राइट्स यहाँ के मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 1 यहाँ पे बात करता है, इसलिए आर्टिकल नंबर 1 से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एडमिशन। और आर्टिकल 2 क्या बात करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट बात करता है कि इंडिया अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करती है या फिर अपने अंदर उसको एडमिट करती है, उससे रिलेटेड बात करता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन द टर्म एंड कंडीशन टू इट डीम फिट। जैसे कि सिक्किम को हमने 1975 में अपना पार्ट बना लिया, पुडुचेरी को हमने पार्ट बना लिया बिकॉज वो फ्रेंच टेरिटरी था। इन फ्यूचर अगर हम श्रीलंका को अपना पार्ट बनाते तो डायरेक्टली हम इसमें एडमिट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 2। तो ये बात हो रही है एक्सटर्नल टेरिटरी से, या फिर वैसी टेरिटरी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने कोई ऐसी टेरिटरी एक्वायर की या बनाई। ओके, जैसे कि चाइना, जैसे कि इसमें बनाता है, साउथ चाइना सी में अपने टापू बनाता रहता है, आइलैंड बनाता रहता है, वैसे हमने भी कोई इंडियन ओशन में एक आइलैंड बना दिया, दैट ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन द आर्टिकल नंबर 2। समझ में आएगी बात आपको? ये यहाँ पे लेकिन बात दिमाग में रखिए, एक्सटर्नल से डील कर रहा है, एक्सटर्नल से डील कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पार्ट नहीं है उसकी बात कर रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 2 क्या हमारे विद इन द कंट्री बात करता है कि नहीं, वैसे पार्ट से बात कर रहा है जो हमारा अभी तक नहीं है, हम उसको अपने पास एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इन फ्यूचर हम स्टैब्लिश करते हैं ऐसी कोई टेरिटरी, उसको हम अपना पार्ट मानेंगे। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे उसको भी हम ऐसा बना रहे हैं, जैसे कि हमने कोई आइलैंड बना दिया तो दैट बिकम आवर पार्ट। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्टिकल 3 क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज। ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 3 किसकी बात कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उनकी बात कर रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से कट करके क्या बना, तेलंगाना बना, सबसे न्यू स्टेट वही बना है ना। ओके सॉरी, न्यू स्टेट वो नहीं बना, माय मिस्टेक, सॉरी। ये 2019 में क्या किया इन्होंने 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जेएनके को तोड़ के जेएनके एंड लद्दाख कर दिया इन्होंने, किया ना इन्होंने। तो इनको ये करने के लिए कितना वक्त लगा हो, देखिए वक्त जो भी लगा होगा, लेकिन क्या इनको इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी लगी होगी क्या, या स्टेट की परमिशन लगी होगी क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं लगता आपको। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज कैन बी डन विद अ सिंपल मेजॉरिटी।
उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फॉर्म एन एग्जिस्टिंग वन, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र का थोड़ा एरिया निकाला और बोला कि इसको विदर्भ, मतलब विदर्भ वाला एरिया निकाल के उन्होंने बना दिया, एक नया स्टेट बना दिया। यूपी के अंदर आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे कि हमको 4 हिस्से में बांट दो। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में बात हो रही, मतलब काफी लंबे टाइम से डिमांड है, गोरखालैंड की बात हो रही है वहां पे, जो सिक्किम से जो टच में एरिया है ना, जो बांग्ला वेस्ट बंगाल का, वो लोग बोलते हैं कि दे आर नॉट कल्चरली कनेक्टेड टू द बंगालीज, वो अपने आप को कल्चरली कनेक्टेड मानते हैं नेपाली से, और सिक्किम में जो लोग रह रहे हैं उनसे मानते हैं वो, तो बोलते हैं कि हमारे लिए सेपरेट गोरखास हैं वो, तो दे आर आस्किंग फॉर द गोरखालैंड। तो वो बन सकता है, ये आर्टिकल 3 के अंदर बनेगा। जो आपके पास ऑलरेडी टेरिटरी एग्जिस्टेड है उसके अंदर आप रीड्रॉ कर रहे हो बस, ठीक है। इट इंक्रीज और रिड्यूस द एरिया ऑफ इन स्टेट, बाउंड्री का नाम, बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज करना स्टेट का, जगह का नाम चेंज करना, ये सब आर्टिकल 3 के अंदर आता है। दैट जैसे उन्होंने 69th अमेंडमेंट के बाद न्यू दिल्ली को उन्होंने क्या कर दिया था, एनसीआर बोलते हैं ना आप लोग, एनसीआर कर दिया था उन्होंने, नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया था उन्होंने 69th अमेंडमेंट के बाद। ओके, तो ये सब किया जा सकता है, उसके लिए उनको ये करने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्हें आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है, इवन आर्टिकल 2 में भी करना है, चलिए आर्टिकल 3 की पहले बात करते हैं, बिकॉज आर्टिकल 2 तो एक्सटर्नल से डील कर रहा है ना, आर्टिकल 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई अमेंडमेंट की बात आएगी, जैसे आपको टेरिटरी चेंज करना है, या दो राज्यों को, एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट देना है, ओके, जो भी करना है आपको, क्या उसके लिए उस राज्य से परमिशन लेने की जरूरत है? देखिए, आपको कंसल्ट तो करना है, लेकिन उनका ओपिनियन आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। आप कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट उस जो बिल को होता है, प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजता तो है, लेकिन उनके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। और जब ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होता है फॉर अल्टरिंग द एरिया ऑफ द स्टेट, फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ऐसे जब बिल इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है। तो 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कंडीशन है, आपको इसको दिमाग में रखना है। ओके, एग्जाम में यही पूछा हुआ था, जब मैंने लास्ट PIQ जो 10th नंबर का जो किया है ना, उसमें यही क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि प्रेसिडेंट से परमिशन लगेगी ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट विल सेंड द सेम बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर for the approval, but they are not obliged, they are not it is not mandatory for the parliament to listen to them. Okay, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कंट्री को रीड्रॉ कर सकती है, हमारे यहाँ पे स्टेट की कोई सॉवरेनिटी नहीं है, स्टेट की कोई टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब भाई पार्लियामेंट पूरा हक है पार्लियामेंट का, देख रहे हो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की जरूरत नहीं समझ रहे वो लोग। तो ये यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1, 2 and 3 की बात कर। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अलग से बात बोलता है। आर्टिकल 2 and 3 के अंदर अगर आप जो भी कर रहे हैं, laws made by the admission or the formation of a new state, that is under article number 2 and 3 shall be considered ordinary law, not constitutional amendment। मतलब ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। आर्टिकल 368 के अंदर क्या आता है, 2 टाइप की अमेंडमेंट आते हैं, एक आता है बाय द मेजोरिटी के थ्रू, और एक आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की बात करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 2, 3 में जो भी आप चेंजेस करेंगे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 के आउट ऑफ द स्कोप है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये आपको एक आप क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, ये मैं आपको लग रहा होगा ऐसे ही बता रहा हूं, नहीं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी PIQs बता रहा हूं ये सब चीजें, इसलिए PIQ के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं सब चीजों को। चलिए, एंड सच लॉ मे ऑल्सो इंक्लूड changes to the first schedule, that is state and the union territory of course। तो इसका मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल है एंड द 4th शेड्यूल जो डील करता है सीट एलोकेशन राज्यसभा के अंदर, उसके अंदर अगर चेंजेस करना पड़े, ऑफ कोर्स ये बात है यार, क्योंकि अब न्यू स्टेट बनाओगे तो अब जैसे आंध्रा है और तेलंगाना बन गया उससे पहले, अब ऑफ कोर्स आंध्रा की सीटें कम होगी, तेलंगाना की कुछ सीटें बनेंगी, तो 4th शेड्यूल में बदलाव होगा कि नहीं होगा? ओके, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स आएंगी, तो उसके अंदर कोई भी अगर बदलाव करना है तो उस बदलाव के लिए आप सिंपल मेजॉरिटी से करोगे। सिंपल मेजॉरिटी मतलब आप फर्स्ट शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो, आपको आर्टिकल नंबर 368 को इन्वोक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, आपको एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज दे देना चाहता हूं यहाँ पे, ऑल्दो काफी बार बता चुका हूं, बट अब पार्ट आ गया तो मेरा मन नहीं मान रहा है। देखिए, कौन कौन सा शेड्यूल आप बदल सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। आप शेड्यूल नंबर 5 बदल सकते हैं, जिसके अंदर
शेड्यूल एरियाज डिसाइड होते हैं। ऐसे 10 स्टेट हैं, आप अगर 11वें को ऐड करना चाहो, 12वें को ऐड करना चाहो, तो किसी को निकालना चाहो आप कर सकते हो। आप शेड्यूल नंबर 6 में अमेंडमेंट कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से। आप शेड्यूल नंबर 8 में कर सकते हो, दैट इज लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। आप शेड्यूल नंबर, अच्छा ये तो चलिए आप इसमें ये चीजें हैं आप डायरेक्टली, और हाँ शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 किससे डील करता है? इमॉल्यूमेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर, जजेस, गवर्नर, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों सब हैं उसकी उनकी जो सैलरीज एंड एवरीथिंग जो होती है एमॉल्यूमेंट, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो विदाउट डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पार्ट सेकंड शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या, ऑलरेडी समझा चुका हूं बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप ऑलरेडी आपको मैं कवर करा चुका हूं, स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और एनी अदर टेरिटरी दैट एक्वायर इन द फ्यूचर। तो ये सारी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इट कवर ओनली द नॉट ओनली द स्टेट बट यूनियन टेरिटरी। ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा गया था ना पीआई को, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपरली लिख के रखा है, सो आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी समझा चुका हूँ चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे स्टेट्स के पास कुछ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी होती है क्या? भाई हमारे स्टेट्स के पास कोई अपनी सॉवरेन एंटिटी नहीं होती है। मैं अमेरिका के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं। मैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि पार्लियामेंट कभी भी अल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को, नेम को, इवन दे अबॉलिश द स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 3 वही था ना कि पार्लियामेंट भेजेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पर्टिकुलर बिल प्रेसिडेंट भेजेगा, लेकिन बाइंडिंग नहीं है ना उनके ओपिनियन उनके ऊपर। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है, समझे आप। अब यहाँ पे बात करते हैं जरा, अभी इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ यूएसए के साथ। क्या यूएसए में भी ऐसा है? नहीं भाई, यूएसए के पास स्टेट की अपनी खुद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। क्यों है ऐसा आपको बताना चाहता हूं मैं। देखिए यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए के अंदर 50 स्टेट हैं एंड दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड एंड ऑल द स्टेट्स कंबाइंड टुगेदर 50 स्टेट। तो वहां पे जितने भी 50 स्टेट है सबको इक्वल पावर है, वो उनको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो वहां पे स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है, समझिए एक तरह से यहाँ पे स्टेट मिलकर सेंटर को बना रहे हैं। यहाँ पे सेंटर बना रहा है स्टेट को इंडिया में, इसलिए यहाँ पे सेंटर के पास सारी पावर है। एक जगह पे ज्यादा पावर आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आपको पावर्स थोड़ा बाइफरकेटेड दिखेगी। स्टेट को ज्यादा पावर दिखेगी और सेंटर को थोड़ी कम पावर दिखेगी। मतलब सेंटर की पावर स्टेट के ऊपर डायरेक्टली नहीं है दिखती है आपको, लेकिन यहाँ दिखेगी आपको, इंडिया में दिखेगी आपको ऐसा, क्योंकि सेंटर यहाँ पे बना रहा है सबको। इसलिए इंडिया को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्योंकि देखिए जहां थोड़ी सी ना कमजोर पड़ा सेंटर, आप देखेंगे स्टेट्स अपनी मनमानी करना चालू कर देंगे, स्टेट्स अलग होने की बात करने लगते हैं, अभी भी करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सेंटर को ज्यादा पावर दे रखी है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसलिए भी इन आवर कंट्री स्टेट डोंट हैव द सॉवरेन एंटिटी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी स्टेट्स की नहीं है, कभी भी उसको बदल दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यूएसए में जबकि है, यूएसए में नो स्टेट बाउंड्री हैज बीन एवर चेंज विदाउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कंसर्न स्टेट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब इसका क्या मतलब है? अब एक नया टॉपिक है इसका, एक चीज और है यहाँ पे कि क्या मैं हमारी अभी पूरी पावर है ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बाउंड्री चेंज करने से, तो क्या वो अपनी टेरिटरी दूसरों को भी दे सकते हैं, दूसरी कंट्री को दे सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा इससे पहले हुआ है जब एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव की बात हुई थी विथ बांग्लादेश एज वेल, जिसके अंदर इंडिया ने 51 एनक्लेव उनको दिया था, और नहीं सॉरी हमने 101 दिया था और उन्होंने 51 एनक्लेव हमको दिया था। जो एक्सचेंज हुआ था तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था उसके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी टेरिटरी किसी को दे रहे हो, सीड कर रहे हो, तो उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिफाई की इन द बेरबरी यूनियन केस एज वेल। देखिए क्या यहाँ पे, ceding Indian territory to another territory require a constitutional amendment under Article 368. This was clarified in the landmark Beriberi Union case and later reinforced by the SR Bommai case as well. देखिए बेरबरी एक छोटा सा पार्ट था जिसको इंडिया ने देना था पाकिस्तान को, तो भाई उसके लिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू उन्होंने बोला कि हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। आप इसको डायरेक्टली ऐसे सीड नहीं कर सकते। इट वाज अ वेरी बिग टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड दिस लेजिस्लेचर, सॉरी एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, बिकॉज उस टाइम पे हमारे एग्जीक्यूटिव कौन थे? उस टाइम पे हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे पंडित जी, उन्होंने बोला भाई मेरे को क्या पावर है, फिर लेजिस्लेचर को पावर तो चाहिए ना यहाँ पे कि अपने हिसाब से कर सके, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने उनको एनफोर्स किया कि नहीं, यू कांट डू दैट। और बाद में उसी चीज को बाद में मतलब एक तरह से आप दिमाग में इतना रखिए कि अगर आपको टेरिटरी अपनी कंट्री की दूसरी कंट्री को देनी है, जो भी है, एक्सचेंज भी हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ नीड टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
So this case arose when the India decided to cede certain territories in the Berberri region to East Pakistan, now Bangladesh, as a part of the agreement. तो उसके ऊपर एक केस बना था. ओके चलिए. और सेम अभी यहाँ पे मतलब बाद में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए. तो वही आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 368 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 डील विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट विद इन इंडिया बट डज नॉट अलाउ सीडिंग टेरिटरी टू अनदर कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Article 368 is invoked when the matter involving altering the India's external boundary. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब अगर एक्सटर्नल बाउंड्री बदल रहे हो तो आर्टिकल 368 यहाँ पे इन्वोक हो जाता है. आपको उस टाइम पे आपकी पावर कम हो जाती है भाई, अपनी मर्जी से उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं. तो ये बात बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. आप इंटरनल बाउंड्री चेंज करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से. लेकिन एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करेंगे तो यू नीड टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. पार्लियामेंट पास करेगा पूरा, ठीक है. लेजिस्लेचर मतलब एक्ट पास करना पड़ेगा, उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये था पूरा आज का टॉपिक. होपफुली आपको पसंद आया हो. और इसी तरह से जैसे ही PIQ का पार्ट चलता रहेगा उसी तरह से मैं टॉपिक्स भी कराता रहूँगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए. और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो मेरा. उस पर सारी वीडियोस सारे PDF में शेयर करता हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच.